बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 8 गेटिंग वर्ड स्टार्टेड विद सी के टॉपिक के बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने सेकेंड ईयर की बुक के पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास सेकेंड ईयर की बुक बेसिकली 2 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड है। एक इसका हिस्सा डेटाबेसेस के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। इसके बाद डेटाबेस का ही एक पोर्शन जो कि प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो MS एक्सेस के तो नाम से मौजूद है, और इसमें आपके पास चैप्टर 5 to 7 तक सारे प्रैक्टिकल्स शामिल हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा अहम हिस्सा है वो सी लैंग्वेज का पार्ट है, जो चैप्टर नंबर 8 से 14 तक शामिल है। इस सी लैंग्वेज के पोर्शन के अंदर ना सिर्फ हम थ्योरी बल्कि इसके साथ साथ हम प्रोग्राम्स, सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स को लिखना और कंपाइलर को प्रोग्राम्स लिखने के लिए इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। इसके अंदर आपके पास लैंग्वेज के साथ साथ जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो भी साथ ही क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये 2 हमारे पास पोर्शंस हैं। एक हमारे पास जो आपके पास पोर्शन है वो बेसिकली डेटाबेस के ऊपर मुश्तमिल है, और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे पास सी लैंग्वेज का है। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सी लैंग्वेज वाला पोर्शन कवर करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 70% पेपर आपका सी लैंग्वेज का हिस्सा होता है। इस सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास थ्योरी के लिए थ्योरी और इसके अलावा प्रोग्राम्स दोनों ही पोर्शंस जो हैं वो शामिल होते हैं। तो हम अब तो चैप्टर नंबर 8 से हम इंशाल्लाह इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, और ये सी लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद फिर हम डेटाबेस का जो पोर्शन है उसे हम कवर अप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके लिए बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस IT सीरीज़ की आप बुक्स ले सकते हैं। रिकमेंडेड बुक भी यही है। हम अपने टॉपिक्स इसी बुक से ही कवर करेंगे। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस की 12th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी बुक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सी बुक आपके पास अवेलेबल हो वो आप उसको ले लें। बुक आपके पास इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक हम यहाँ से कवर अप करेंगे उसकी सारी डिटेल आपको बुक से ही अवेलेबल हो सकेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस कोर्स में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे उनको हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले प्रोग्राम की बात करेंगे, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उन लैंग्वेजेस की करैक्टरिस्टिक्स, सी लैंग्वेज की ख़ास तौर पे करैक्टरिस्टिक्स कि हम क्यों इस सी लैंग्वेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हम क्यों सी लैंग्वेज जो है हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा हम यहाँ पर सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड की बात हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, आप इसको सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, आप इसे प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कंप्यूटर, आपके पास एक बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही होती है। कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विच फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सो द वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, हिदायत मौजूद होती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन किया गया होता है। जैसे ही आप उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को या उस सॉफ्टवेयर को आप चलाते हैं, उसके साथ ही वो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक एक करके वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं, और आपको उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह फॉर एग्जांपल जब आप कोई गेम खेलते हैं, गेम के अंदर भी जब आप किसी भी फाइल को या उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं,
उसके अंदर जो भी कंट्रोल आपके पास होता है, आप जहाँ से भी कीबोर्ड से जिस तरह की भी इंस्ट्रक्शन उस ऑब्जेक्ट को देते हैं, उसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है या उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता रहता है। तो ये जो कुछ हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, ये बेसिकली वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो उस प्रोग्राम के अंदर लिखी गई होती हैं, और ये प्रोग्राम जो है उसके बाद उसको प्रॉपरली, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प कर रहा होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन प्रोग्राम की, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं या जितने भी आप प्रोग्राम्स देखते हैं, इनको किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा गया होता है। इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बहुत सारी इस वक्त लैंग्वेजेस मौजूद हैं, जिन लैंग्वेजेस को आप इस्तेमाल करके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप बना सकते हैं। अब वो जो आदमी, अ पर्सन हु डेवलप प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। जैसे ही आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो आप भी एक प्रोग्रामर बन जाएंगे, आप एक प्रोग्रामर कहलाएंगे। तो जो प्रोग्राम है बेसिकली ये हमने इस कोर्स के अंदर प्रोग्राम बनाना ही सीखना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही सीखनी है कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और वो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस तरह से एक सॉफ्टवेयर के तौर पे इस्तेमाल की जा सकेंगी, और हम अपने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स या छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम बड़ी आसानी के साथ लिख सकें और हम अपने प्रोग्राम्स खुद से क्रिएट कर सकें। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं, इनको लिखने के लिए आपको किसी लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। जिस तरह हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हमारे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं और हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए या अपना सॉफ्टवेयर खुद जनरेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक उसकी डेफिनेशन है, तो बेसिकली लैंग्वेज, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स हैं। ये बेसिकली कुछ अल्फाज का और कुछ सिंबल्स का मजमुआ होता है। हम इन अल्फाज को और सिंबल्स को आपस में मिलाते हैं, उसका इस्तेमाल हमें जब आ जाता है तो हम एक लैंग्वेज जो है वो बना लेते हैं। ये इसी तरह ही है जैसे हम उर्दू के अल्फाज हैं, हम अल्फाज सीखते हैं और मुख्तलिफ़ अल्फाज के हम जुमले बनाते हैं, और फिर जब हम उनको अरेंज करते हैं तो उससे हमारी एक लैंग्वेज बन जाती है और इसी लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं, जस्ट कुछ अल्फाज होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें जब हम सीख लेते हैं तो सीखने के बाद हम बड़ी आसानी के साथ हम उन वर्ड्स को और सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो लिख सकते हैं। इन्हीं अल्फाज और सिंबल्स की मदद से हम मुख्तलिफ़ कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, आपने बहुत सारे नाम भी सुने होंगे। 9th-10th में भी आप एक लैंग्वेज जो है, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से पढ़ के आए हैं, GW बेसिक के नाम से एक लैंग्वेज थी जिसके अंदर आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ वर्ड्स पढ़े थे और आपने उनके बारे में काम करना सीखा था और उसकी मदद से आपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स क्रिएट किए थे। इसी तरह सी लैंग्वेज जो हम इस कोर्स में इंशाल्लाह सीखेंगे, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस, जावा और ओरेकल और कोबोल बेसिक, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काम करने के लिए उसको सीखना, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो हमारे पास जब हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सीख लेते हैं तो सीखने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान में। आप कंप्यूटर से अपनी मर्ज़ी से कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाना चाहते हैं या आप कंप्यूटर को एक सॉफ्टवेयर जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आपके और कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही एक ज़रिया बनेगा, जिसकी लैंग्वेज के सीखने के बाद आप अपनी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर के साथ बड़ी आसानी के साथ कर सकेंगे। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो लिख सकते हैं। GW बेसिक आप 9th-10th में, आप जो बच्चे 9th-10th में कंप्यूटर का कोर्स पढ़ चुके हैं वो इसके बारे में जानते हैं, और इस कोर्स में हम इंशाल्लाह ताला सी के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं। अब हम सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स के बारे में बात करना होगी।
हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, नंबर 1 के ऊपर लो लेवल लैंग्वेज है, और नंबर 2 के ऊपर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये जो हमारे पास दो लेवल्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। फिर लो लेवल लैंग्वेजेस के आगे मज़ीद फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक मशीन लैंग्वेज कहलाती है और एक असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। तो बेसिकली हम इनके दरमियान में, लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान में और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान में हम डिफरेंस देखेंगे कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम क्या फ़र्क है। बेसिकली सी जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, GW बेसिक जिसकी अभी हमने बात की थी, जो उसको आप पढ़ भी चुके हुए हैं, वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो कुछ भी हम कंप्यूटर के ऊपर लिख रहे होते हैं, जो जितनी इंस्ट्रक्शंस इस वक्त आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो आप कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि इन इंस्ट्रक्शंस को आप रीड कर सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं, और ये हमारी अपनी ही इंग्लिश की ज़बान में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा होता है। ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर के लिए, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ही हैं, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं या 0 और 1 भी हम कह सकते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली वो 0 और 1 के ऊपर काम कर रहा होता है, और ये जो 0 और 1 की इंस्ट्रक्शंस हैं ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज ही समझ में आती है। तो अब हम बारी बारी इन सब के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, जो बेसिकली हार्डवेयर की लैंग्वेज होती है। हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस जैसे ही हार्डवेयर लेवल के ऊपर जाती हैं तो वो हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बाइनरी के अंदर 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और यही जो ज़बान होती है ये कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर इसको समझ सकता है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये जो मशीन लैंग्वेज है बेसिकली ये हमारे पास, इसको हम बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो बिट्स अवेलेबल होती हैं, इसके अंदर 0 और 1 दो ही बिट्स हैं। करंट यहाँ आपका ऑफ है या ऑन, दोनों सूरतों में हमारे पास एक ही कंडीशन बनती है। अगर आपके पास करंट ऑन है या ऑफ है, 0 और 1, तो ये जो हमारे पास लैंग्वेज होती है ये बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम इसके अंदर लिखते हैं। अब ये जो हमारे पास बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यही वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको कंप्यूटर बड़ी आसानी के साथ ख़ुद अंडरस्टैंड कर सकता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सिर्फ बाइनरी को ही समझ सकता है, कंप्यूटर को इसकी ज़बान समझ में आती है। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के लिए इसको लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। द एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट। हमारे पास अगर हम इसको अपनी इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी के अंदर लिख लें तो बाइनरी के अंदर हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर को उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो भी फास्ट हो जाती है, और हमारे इसके लिए अगर हम मशीन लैंग्वेज के अंदर काम करें तो इसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी ज़बान 0 और 1 है। अगर हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को 0 और 1 की सूरत में लिख लेते हैं तो कंप्यूटर को उसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हमारे पास जो एक प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारे पास इसकी डीमेरिट्स हैं, उसके अंदर एक है हमारे पास ये कि ये मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं। मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि जब आप अपनी इंस्ट्रक्शन को किसी एक मशीन के लिए लिख लेते हैं तो आपकी वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसी मशीन के लिए ही एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अगर आप उसको किसी और मशीन के ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल बाइनरी कोडेड की इंस्ट्रक्शंस को किसी और मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेंगे तो आपकी वो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है, जिस तरह से आप कोई एक प्रोग्राम है, आप किसी एक उसमें
किसी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में आप उसको, लैपटॉप में आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन को आप किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उस इंस्ट्रक्शन को मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जिस मशीन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इंटेल मशीन पेंटियम 4 के लिए आपने उसके इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो आपकी वो इंस्ट्रक्शंस सिर्फ़ और सिर्फ उसी के अंदर ही, उसी मशीन के लिए ही एग्जीक्यूट हो सकेंगी। आपकी वो इंस्ट्रक्शन किसी दूसरी मशीन के ऊपर नहीं चल सकेंगी। तो हमें हर मशीन के लिए अलग अलग से कोड जो है वो लिखने पड़ेंगे। फिर इसका जो दूसरा एक और डीमेरिट है, वो इसको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। और बेसिकली जो बाइनरी हमारे पास कोड होता है, ये आपके पास 8 बिट कोड के ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी आपके पास कोई एक कैरेक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ए की बात कर लें या 1 की बात करें, आप किसी भी एक कैरेक्टर की बात करें, तो कंप्यूटर के लो लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको 8 बिट्स के अंदर डिवाइड किया गया होता है। तो आपके पास ए से मुराद हमारे पास एक कैरेक्टर है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बेसिकली वो 8 जो है वो बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो कंप्यूटर हर एक कैरेक्टर को 8 बिट्स के अंदर डिवाइड कर रहा होता है। तो उसको याद रखना, और के 0 और 1 के अंदर 8 कम्बिनेशंस ए के कौन से बनेंगे, बी के कौन से बनेंगे, ये हमारे लिए इसको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप अगर इस प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करेंगे लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। आपको एक एक कैरेक्टर की बाइनरी याद करना, और उसके लिए एक कैरेक्टर की जगह पे आपको 8 बिट्स लिखने पड़ेंगे। तो आप जब एक एक कैरेक्टर की जगह पे 8 कम्बिनेशंस बनाएंगे, तो आपका जो प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही वजह है कि हम अपनी जो लो लेवल लैंग्वेज है इसके ऊपर हम काम नहीं करते। हम इसके लिए, और मशीन इंडिपेंडेंस, इसको सीखना हमारे लिए मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर ही काम कर रहा होता है, इसलिए जस्ट ये हम अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर। अब क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करना मुश्किल था बाइनरी के अंदर, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने असेंबली लैंग्वेज जो है वो डेवलप की थी। ये लो लेवल लैंग्वेज का ही एक दूसरी टाइप है। इसको हम लो लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं, लेकिन इट इज़ 1 स्टेप हायर देन द मशीन लैंग्वेज। ये थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर के ऊपर है। इससे मतलब ये है कि इसके अंदर हमने इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनको हम मेनोमिक्स कहते हैं। तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको हमने उन बाइनरी की जगह के ऊपर हमने इनको इस्तेमाल किया था। तो इन बाइनरी लैंग्वेजेस की इस्तेमाल की वजह से इसको इस मशीन लैंग्वेज को समझना, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना हमारे लिए आसान हो गया। और आज भी जो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, जो उनको लिखने के लिए आज भी असेंबली लैंग्वेज को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं ये बेसिकली आप जानते हैं कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए, जब भी हम किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर के लेवल के ऊपर जब भी आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज ही है। इसको अब क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो है वो बाइनरी के अंदर मौजूद नहीं होती, इसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जिसे हम असेंबलर कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल है, इस तरह ऐड, मूव, आपके पास डेल, इस तरह की मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब ऐड का मतलब है कि आप 2 इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर रहे हैं। मूव का मतलब है एक इंस्ट्रक्शन को आप दूसरी जगह पे लेकर जा रहे हैं। तो ऐड और मूव को बाइनरी में लिखने की बजाय हमने उस बाइनरी की जगह पे हम इन इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को याद करना भी आसान है, और इससे जो हमारा कोड है वो भी शॉर्ट हो गया, और इसको याद करना और इसको समझना भी हमारे लिए आसान हो गया। तो ये असेंबली लैंग्वेज ही थी इसको लो लेवल के बाद असेंबली लैंग्वेज डेवलप की गई, ताकि इस प्रोग्रामिंग को, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को आसान बनाया जा सके।
डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज होती है। जिस तरह हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये इनको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको ह्यूमन जो है वो बड़ी आसानी के साथ देख भी सकते हैं और इनको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अंदर हमारे पास द इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बिल्कुल इंग्लिश के अल्फाज की तरह, इंग्लिश की लैंग्वेज के जो अल्फाज होते हैं उसी की तरह हमारे पास इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी जाती हैं। यानी असम्बली लैंग्वेज के अंदर आपको जो स्पेसिफिक कुछ सिंबल्स हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को जब डेवलप किया गया उसको मज़ीद और ज़्यादा आसान बनाया गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज असम्बली लैंग्वेज से भी बहुत ज़्यादा आसान बनाई गई है। अब इन के क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड। इस लैंग्वेज को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली वही इंग्लिश के अल्फाज जो हैं वो इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो और उनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं। अब आपके पास जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, और हर हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारे पास है उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं। सी लैंग्वेज में जब हम इसे पढ़ेंगे तो उसके भी अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो द सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो ये जो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं ये बेसिकली सिंटैक्स कहलाते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के, सी लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स है और GW बेसिक का अपना एक सिंटैक्स था। उसके कोड लिखने का अपना एक तरीकाकार होता है, उसके अपने एक स्पेलिंग होते हैं। तो हर लैंग्वेज, जावा, उसका अपना एक सिंटैक्स है। तो हम जब भी किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर जब भी काम कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली उसके सिंटैक्स के हिसाब से ही हम अपना काम उस पर करते हैं। अब जो जिस भी आप लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होंगे आपको उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी होगा। जो भी उसका सिंटैक्स होगा उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी होगा। उस सिंटैक्स को अच्छे तरीके से सीखना, समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। इवन अगर आप उसके अंदर किसी एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक भी कर देते हैं तो वो आपका वो जो प्रोग्राम होगा वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो चाहे वो इंस्ट्रक्शन छोटी सी है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन बड़ी सी है, आपको उस लैंग्वेज के सारे सिंटैक्स को सीखना ज़रूरी होता है। अब क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। अब हमने पहले भी बात की है कि कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली जो वो बाइनरी के ऊपर काम कर रहा होता है, 0 और 1 के ऊपर काम कर रहा होता है। तो हमारी ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज होते हैं तो इसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जैसे ही हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर लिखते हैं, जो ट्रांसलेटर होता है वो ऑटोमेटिकली हमारी इंस्ट्रक्शंस को जैसे ही वो हार्डवेयर लेवल के ऊपर जाती हैं उनको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी के अंदर, 0 और 1 के अंदर। हर लैंग्वेज के लिए उसके जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सी लैंग्वेज का अपना एक जो है कंपाइलर है, उसको इसके अलावा GW बेसिक का अपना एक कंपाइलर है, GW बेसिक, जावा। आप जिस भी लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे आपको उसके सेपरेट जो है वो ट्रांसलेटर्स मिलेंगे, क्योंकि हर लैंग्वेज डिफरेंट है और हर एक लैंग्वेज के सिंटैक्स डिफरेंट होता है। तो उनके लिए जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो उसी के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। इन ट्रांसलेटर्स, ये जो ट्रांसलेटर्स जैसे ही काम करना शुरू करते हैं, ट्रांसलेटर्स फाइंड एरर्स इन द इंस्ट्रक्शंस। तो क्योंकि इनके अंदर जो हिदायत होती हैं वो प्रॉपरली डिफ़ाइन की गई होती हैं। तो अगर आप किसी भी रूल को या किसी भी सेंटेक्स को जब आप वायलेट करते हैं, आप उसको जब एग्जीक्यूट करवाएंगे, अगर वो इंस्ट्रक्शन उस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं होगी तो ट्रांसलेटर उसको ऐसा एरर डिटेक्ट कर लेगा। और प्रोग्राम मस्ट बी एरर फ्री। आपको उस प्रोग्राम को दोबारा से ठीक करना होगा जब तक कि उसके अंदर से आप तमाम के तमाम एरर्स को रिमूव नहीं कर लेते। और जब जैसे ही आप उस प्रोग्राम को कम्प्लीटली एरर्स उसके रिमूव करेंगे उसके बाद ही आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सकेगा। और हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं, अभी भी हमने जिस तरह बात की कि ये जो प्रोग्राम्स आपके पास हैं, जैसे ही ये ट्रांसलेटर इनको मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। मशीन कोड से मुराद
वही आपके पास बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1 है। तो हमारी जो भी लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जो कुछ हम लिख रहे होते हैं, जो कुछ हम उसको प्रोग्राम बना रहे होते हैं या इंस्ट्रक्शंस हम जो कुछ दे रहे होते हैं, तो हमारा जो ट्रांसलेटर्स होता है वो उसको कन्वर्ट कर रहा होता है हमारी उस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, उसको साथ साथ वो कन्वर्ट करता जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी हम हाई लेवल लैंग्वेज को ही क्यों सीखते हैं। हमने अब बात की कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स आ गई हैं हमारे पास कंप्यूटर के लेवल के ऊपर। एक लो लेवल, ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर बड़ी आसानी के साथ समझ सकता है, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमने बात की है कि उसको सीखना, उसके कम्बिनेशंस को याद करना और उसको लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए हम लो लेवल लैंग्वेज को नहीं सीख सकते या नहीं सीखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये साइंटिस्ट ने क्रिएट की हैं। अब इसकी कुछ जो है वो बहुत से इसके फ़ायदे हैं जिसकी मदद से हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को जो है वो सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पर हम सिर्फ सी की बात नहीं कर रहे, आप कोई भी सी हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर लें, तो इन सब की करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को, उसके कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, आप उनको सीख लें और आप उन अल्फाज को सीखने के बाद उस लैंग्वेज को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे अल्फाज जो किसी एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वही सेम अल्फाज दूसरी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सी लैंग्वेज करैक्टरिस्टिक्स हाई लेवल लैंग्वेज में हमें जो एक दूसरा इसमें फ़ायदा है वो हमारे पास है ईजी एरर डिटेक्शन। सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपके पास एरर्स जो होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड हो जाते हैं। इसमें हम बेसिकली हमारे पास इसमें एरर्स की भी टाइप्स हैं। तो जैसे जिस कंपाइलर के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, जैसे ही आप उस लैंग्वेज के किसी भी रूल को वायलेट करते हैं, तो बहुत सारे एरर्स आपके पास ऐसे होते हैं जो कि कंपाइलर ख़ुद ही डिटेक्ट करके आपको उसकी रीज़न भी आपको ख़ुद बता देता है। तो इसलिए हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर उसको एरर को देखना बड़ा आसान हो जाता है, जबकि लो लेवल के लैंग्वेज के अंदर आपको सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी ख़ुद देखनी पड़ती हैं और एरर को ख़ुद ही ढूंढना पड़ता है। तो हमारे पास एरर को डिटेक्ट करना बड़ा आसान है। तो इसलिए हम जो है कंपाइलर की मदद से आपको इवन ये है कि बाज़ दफ़ा आपको लाइन नंबर भी इस किस लाइन के अंदर और एरर किस वजह से वो एरर अकर हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर इसके बाद जो हमारे पास एक और जो खूबी है हाई लेवल लैंग्वेज की, वो है स्टैंडर्ड सिंटैक्स। स्टैंडर्ड सिंटैक्स से मुराद ये है कि आप जो लैंग्वेज सीखेंगे, सी लैंग्वेज आप जो सीखेंगे, ये इंटरनेशनली सारी दुनिया में इसकी इंस्ट्रक्शंस यही होंगी। आप जो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर के लिए बनाएंगे, वो आपका प्रोग्राम दुनिया में किसी भी मशीन के ऊपर उसी तरह से ही एग्जीक्यूट करेगा जैसा कि आपके अपने सिस्टम के ऊपर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो ये जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, इनके स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। इसको अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इनके सारे स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं। तो हम ये जो लैंग्वेज है इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही सीखेंगे और आपके सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इंटरनेशनली जो आपके पास में वो लेवल के ऊपर होंगे। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन सीखने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस को दोबारा किसी इंटरनेशनल लेवल के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस मिलती हैं, ये इनके सिंटैक्स जो हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। और इसका हमारे पास एक और जो अहम बेनिफिट है, इसके लिए आपको डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। आपको हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए आपको हार्डवेयर की नॉलेज के बारे में किसी भी अगर नॉलेज ना भी हो तो आप बड़ी आसानी के साथ उसमें काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हार्डवेयर के बारे में जानना कि हार्डवेयर किस तरह से काम करता है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस कैसे सेव होती हैं और कौन कौन से जो है बसेस इस्तेमाल होती हैं और प्रोसेसर कैसे काम कर, ये सारी इंस्ट्रक्शंस, ये सारी मालूमात के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसकी के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इसके बाद हमने बात की, इसके बाद जो एक अहम करैक्टरिस्टिक्स है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। हमने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बात की थी मशीन डिपेंडेंसी की,
यहाँ पर हम मशीन बात करें मशीन इंडिपेंडेंट, तो जो प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज का किसी एक मशीन के ऊपर लिखेंगे वो आपका जो प्रोग्राम है वो आपका किसी दूसरी मशीन के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से एग्जीक्यूट करेगा जिस तरह से आप अपने उसको खुद अपनी मशीन के ऊपर उसको आप चला रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास जो प्रोग्राम लिखा जाता है या जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप उसको किसी भी मशीन के ऊपर तैयार करने के बाद आप उसको किसी भी दूसरी मशीन के ऊपर किसी दूसरी टाइप के ऊपर आप उसको बड़ी आसानी के साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इंटेल की मशीन है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको अपनी इंस्ट्रक्शन को किसी मोबाइल के आर्किटेक्चर के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हमें हर मशीन के लिए सेपरेटली कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि इसको सीखना हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आसान होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स जो है वो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर मिल जाएंगे। यानी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स से मुराद ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल सकती है। आप अपने इर्द गिर्द अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे डेवलपर्स होंगे जो उसके ऊपर प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे होंगे और जो आपको मदद भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और अब क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हम इंग्लिश के अल्फाज के अंदर लिखते हैं और वो इंग्लिश के अल्फाज भी बिल्कुल सिलेक्टेड से कुछ अल्फाज हैं, तो उन अल्फाज की मदद से हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही छोटा हो जाता है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स की मदद से हम बहुत सारे जो है काम बड़ी आसानी के साथ हम इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो खसूसियात हैं हाई लेवल लैंग्वेज की जिसको यानी इसमें इसको सीखना, इसके ऊपर काम करना, इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना और शॉर्टर प्रोग्राम्स की मदद से इस किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं दो हमारे पास कोड हैं, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड की बात कर लेते हैं। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली जो हमारे पास जो सोर्स कोड है ये आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जो कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सोर्स कोड है। जस्ट सोर्स कोड के लिए आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए और उसके ऊपर आप उस प्रोग्राम को जस्ट राइट डाउन कर लेते हैं इंग्लिश के अल्फाज की मदद से। तो इसी तरह जिस तरह यहाँ इस प्रेजेंटेशन के ऊपर एक जो है टेक्स्ट एडिटर मौजूद है और उस टेक्स्ट एडिटर के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिख दी गई हैं। तो इसी तरह ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारी यहाँ पर लिख दी गई हैं, इनको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर लिखते हैं वो हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सोर्स प्रोग्राम कहलाती हैं। तो ये जो आपके पास इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर जो कोड नज़र आ रहा है ये बेसिकली सोर्स कोड कहलाएगा। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड सोर्स कोड डायरेक्टली। अब कंप्यूटर को ये जो हमने जो कुछ इस इंस्ट्रक्शन को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर को इसके बारे में समझ नहीं आ सकती, कंप्यूटर इसको नहीं जानता, इसको समझ नहीं सकता। तो ये जो सोर्स कोड है इसको इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इस कोड को सारे के सारे जब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी हार्डवेयर के अंदर जाएंगी, जब आप इसको सेव करेंगे और प्रोसेसर जो है इसकी फ़ाइल बनाएगा तो उस लेवल के ऊपर जैसे ही ये इंस्ट्रक्शंस पहुंचेंगी तो सोर्स कोड को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा होगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। अब सोर्स कोड के साथ हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। ये बेसिकली मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं या इसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। तो जो कुछ हमारा ये सोर्स कोड हमने यहाँ पे इस वक्त लिखा हुआ है, जैसे ही ये मशीन के ऊपर हार्डवेयर के पास जाएगा ये सारे के सारे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारी की सारी मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी बाइनरी के अंदर 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन को अब डायरेक्टली बड़ी आसानी के साथ समझ सकता है कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या लिखी गई हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी आपको दिखाई गई है। सोर्स फाइल है जिसके अंदर एक सी का प्रोग्राम लिखा गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंग्लिश के अल्फाज हैं, कुछ ब्रैकेट्स डाली गई हैं और ये एक कोड जो है यहाँ पर जनरेट किया गया है।
अब ये तो सोर्स कोड है जिसको हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर लिख लेंगे उन्हीं अल्फाज को, इंग्लिश के अल्फाज को, लेकिन जो इसको जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो आप यहाँ पर इसकी ज़बान देख लें। हर जो आपके पास एक करैक्टर है उसके लिए 8 बिट्स बने हैं, इसी तरह दूसरे करैक्टर के लिए फिर 8 बिट्स बने हैं। तो ये जो सारा का सारा आपके पास कोड है ये 0 और 1 की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। तो हमारा जो सारे जो सोर्स कोड होती है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इसी तरह से ही कन्वर्ट हो रही होती है। तो सोर्स कोड जो सोर्स कोड जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं वो हमारे पास सोर्स कोड कहलाती हैं, और बेसिकली हम अपनी सी लैंग्वेज के अंदर भी सोर्स कोड ही लिखेंगे। आपको एक टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड अवेलेबल होगा, हम उसके ऊपर अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस को लिख लिया करेंगे और उसके बाद कंपाइलर जो है हमारी उस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा बाइनरी के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की कि हमारी ये जो जितने भी हम हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर या जो कुछ आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये सारा का सारा जो है ये ट्रांसलेट हो रहा होता है एक हाई लेवल से, यानी ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज की तरफ ये सारी ट्रांसलेशन हो रही होती हैं। तो इसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर्स कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 किस्म के ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। एक को हम कंपाइलर कहते हैं, एक हमारे पास इंटरप्रीटर कहलाता है और तीसरा हमारे पास असेंबलर कहलाता है। तीनों के काम करने का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट है और तीनों मुख्तलिफ हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर काम करते हैं। अब हम बारी बारी इन तीनों के बारे में देख लेते हैं कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम कंपाइलर की बात कर लेते हैं। कंपाइलर्स कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। सबसे पहले ये कंपाइलर जो आपके पास है, आपके जो भी सोर्स कोड है या जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जैसे ही आपकी ये इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर के पास जाती हैं ये उस सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस, चाहे वो आपके पास 10 लाइनों के ऊपर है या 100 लाइनों के ऊपर है, वो उन सारी इंस्ट्रक्शंस को एक दफ़ा बाइनरी के अंदर 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। इसके अंदर इस तरह जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपके पास ये 4 लाइनें लिखी गई हैं। तो कंपाइलर सबसे पहले इनकी 4 लाइनें जो हैं उनको बाइनरी के अंदर एक ही दफ़ा कन्वर्ट कर लेगा। हाई लेवल प्रोग्राम इस कॉल्ड सोर्स कोड। जो कुछ हम लिख रहे होते हैं वो हमारे पास सोर्स कोड होता है। जिस तरह मैंने अभी कोई एग्जांपल दी, ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये सोर्स कोड है, या आप एक नोटपैड के ऊपर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो बेसिकली सोर्स कोड ही कहलाता है। अब इस सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। बेसिकली ये जो कंपाइलर का काम होता है इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है इसे हम मशीन कोड भी कहते हैं या इसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। तो कंपाइलर जैसे ही आप इसको कंपाइलर एक दफ़ा जब सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, इसके बाद कंपाइलर जो है वो आपके सिंटैक्स एरर्स को तलाश करता है। अगर इसको लिखने के दौरान में आपके पास कोई एरर जनरेट हो जाए तो कंपाइलर जो है वो उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा और आपको दोबारा से वो सोर्स फाइल दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। आप उस सोर्स फाइल को दोबारा क्रिएट करेंगे, कंपाइलर दोबारा से उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर। अगर वो सारा आपके पास कोड सही है तो उसके बाद उसकी एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। कंपाइलर का एक जो फ़ायदा आपके पास है कि वो ये हो जाता है कि जब एक दफ़ा आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, उसकी एक 0 और 1 बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें कोई एरर नहीं होता, तो उसकी एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल जो है वो बन जाती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल है, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसको दोबारा इसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी ऑब्जेक्ट फ़ाइल को दोबारा से वो बाइनरी के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास जो सोर्स कोड के अंदर अगर जब तक आप उसके अंदर कोई एरर नहीं आता तब तक वो कंपाइलर जो है उसको उसकी एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल कंप्लीट नहीं करता। तो अगर उसके अंदर कोई भी एरर होगा तो दोबारा से आपको वो सोर्स फाइल जो है वो कंप्लीट जो है वो उसको जनरेट करना पड़ेगा। तो कंपाइलर्स के अंदर जो एरर्स होते हैं वो हमें फाइंड करना भी आसान होता है। बहुत सारे एरर्स जो होते हैं वो कंपाइलर की मदद से हमारे पास आ जाते हैं। तो ये कंपाइलर का काम करने का तरीका, यानी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एक ही दफ़ा कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो दूसरा कंपाइलर का फ़ायदा है कि इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल
अलग से क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है। फर्स्ट टाइम अगर फॉर एग्जांपल 100 लाइंस है, उसने उसको कन्वर्ट करने में टाइम लगाया, 100 लाइंस को बाइनरी बनाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त उसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। तो कंपाइलर्स जो है हमारे पास इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब इसके साथ हमारे पास इंटरप्रीटर्स भी होते हैं बहुत सारे। हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इंटरप्रीटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम। ये एक एक स्टेटमेंट को, एक एक लाइन को रीड करता है और उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शन को उस बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है। इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी आप डायग्राम में देख लें, स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 की बाइनरी क्रिएट करेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा आपके पास, इसके बाद दूसरी लाइन नंबर 2 उसकी बाइनरी कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर आपके पास ये लाइन नंबर 2 सक्सेसफुल हो जाती है, फिर लाइन नंबर 3 को तो आपके पास उसको कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर के अंदर सारा प्रोग्राम एक ही दफ़ा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन इंटरप्रीटर के अंदर एक एक लाइन की जो है वो कन्वर्ट होने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इफ़ इट फाइंड एन एरर इट स्टॉप वर्किंग। किसी भी लाइन के ऊपर जैसे ही एरर तलाश होगा, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 3 के ऊपर अगर एरर जनरेट हो जाता है तो बाकी सब जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट आपके पास कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि प्रोग्राम लाइन नंबर 3 के ऊपर ही स्टॉप हो जाता है। इसका हमें एक बेनिफिट या इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि इसके अंदर जो एरर्स होते हैं वो फ़ौरन जल्दी से ही आपको इमीडिएटली आपको एरर्स जो है वो मिल जाते हैं और आपको सारा प्रोग्राम कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। फॉर एग्जांपल अगर 100 लाइंस का कोड है और लाइन नंबर 3 में ही एरर है तो आपको उसी वक्त वो प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और आप उसको एरर को देख सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। ये एफिशिएंट नहीं है, उसकी वजह ये है बिकॉज इट डज़ नॉट प्रोड्यूस दैन ऑब्जेक्ट कोड। हमने कंपाइलर में बात की थी कि जब वो सोर्स कोड को एक दफ़ा सारी मेहनत करने के बाद ऐसा होल बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है तो उसकी एक सेपरेट फ़ाइल जो है, जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल होती है, वो बना के अपने पास रख लेता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल होती है नेक्स्ट टाइम उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंटरप्रेटर आप उसको जब एक दफ़ा आप इसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करेंगे या इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो दोबारा से हर लाइन को की बाइनरी अगेन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास उतना तेज़ी से या उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा होता। सो इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। हर दफ़ा जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपके पास कन्वर्ट हो रही होती हैं इंटरप्रेटर के अंदर। तो इसकी एग्जांपल है, वो हमारे पास बेसिक लैंग्वेज इसकी एग्जांपल है जिसकी मदद से हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब जो तीसरी हमारे पास टाइप आ जाती है वो हमारे पास बेसिकली असेंबलर है। असेंबलर आपके पास ये भी एक हमने इसको देखा था कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दूसरे नंबर के ऊपर असेंबलर आ जाते हैं। तो ये क्या, इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन अ असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। जो इंस्ट्रक्शन हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिख रहे होते हैं ये इसके लिए एक असेंबलर मौजूद होता है। ये हमारी उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को हमने असेंबलर के अंदर देखा था कि इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कुछ अल्फाज होते हैं, जैसा यहाँ पर मूव, ऐड आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ये असेंबलर इन इंस्ट्रक्शंस की बाइनरी जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही हम इन इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर तो असेंबलर जो है हम आपकी इन तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर वो कन्वर्ट कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 टाइप्स थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, और तीनों के काम करने में थोड़ा सा डिफरेंस भी है और हर एक के अपनी अपनी जगह पर फ़ायदे भी हैं और कुछ उसके नुकसान भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बात की लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। आपने इस लेक्चर को देखने के बाद आपने ख़ुद से ही सबसे पहले कहीं से भी पढ़े बगैर जो कुछ अब आपने रीड किया, आपने उसको किसी भी जगह के ऊपर उनके डिफरेंसेस जो हैं वो आपके जो जहन में इस वक्त मौजूद हैं, आपने वो डिफरेंसेस लिख लेने हैं। जितने भी आपके जहन में डिफरेंसेस हैं, 2, 3, 4, 5 या जितने भी डिफरेंसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने उसको किसी जगह के ऊपर लिख लेना है। तो उसके बाद फिर आपने जो है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, इनके दरमियान में भी हमने बात की है कि ये दोनों भी आपके पास डिफरेंट होते हैं।
इनके ऊपर भी आपने इनके डिफरेंसेस जो हैं वो आपने एक लाइन लगानी है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने सोर्स कोड और राइट साइड के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट कोड। जो सोर्स कोड आपने लिखना है उसके जो उसकी आपने एक पॉइंट लिखना है, उसी के अगेंस्ट में आपने उसको ऑब्जेक्ट कोड को भी डिफ़ाइन करना है। इसी तरह लेफ़्ट और राइट दोनों सूरतों में आपने उसको डिफरेंशिएट करना है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में। फिर इसी तरह आपने जो हमारे पास मेन दो कंपाइलर्स हैं जहाँ ट्रांसलेटर्स हैं, वो है हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर। आपने इन दोनों के भी डिफरेंसेस को देखना है कि ये दोनों आपके पास क्या डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं और किस तरह से इनके अंदर हमारे पास कौन कौन से इनके बेनिफिट्स हैं और किसके ऊपर काम करना हमारे पास आसान है और किसके अंदर हमारे पास काम करना हमारे पास मुश्किल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप इसको बुक से भी रीड करेंगे। और ये जो आपको छोटा सा एक असाइनमेंट समझ लें या एक छोटा सा आपको होमवर्क सा दिया गया है, आप इसको भी कंप्लीट करके इसको सबमिट करवाने के लिए भी ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।